अब हम बात करेंगे भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का, जो कि 1920 से 1947 के मध्य लगातार आंदोलन का इतिहास हम बात करेंगे। उसके पहले भाग में तो बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप तथा कार्यप्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 1918 तक कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के हाथों में रहा, अतः कांग्रेस के आंदोलन का प्रभाव मध्यम शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। यद्यपि 1915 में बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल में भी एक आंदोलन हुआ था, किंतु 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद वहां भी जन आंदोलन समाप्त हो गया था। 1920 में कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में चला गया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस के आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया, जिसे हम जन आंदोलन कह सकते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय स्वाधीनता का संघर्ष 1920 से प्रारंभ हुआ, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की राजनीति का इतिहास गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 1915 में भारत वापस आने से पूर्व महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को सुविधाएं दिलाने के लिए वहां सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्हें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई थी। भारत में उन्होंने 1917 में सत्याग्रह करके भारतीयों को बलपूर्वक ब्रिटिश उपनिवेशों में मजदूरी करने के लिए ले जाने की पद्धति बंद करवाई तथा चंपारण में नील की खेती का काम करने वाले मजदूरों को उनके मालिकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके अगले वर्ष खेड़ा में किसानों को लगान से छूट दिलवाने के लिए कर नहीं आंदोलन चलाया और सफलता प्राप्त की, और इसी वर्ष अहमदाबाद में मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में आमरण अनशन करके उनकी मांगें पूरी करवाई। महात्मा गांधी गोखले के विचारों से प्रभावित होने के कारण संवैधानिक सुधारों और सरकार को सहयोग देने के पक्ष में थे। जिस समय वे भारत लौटे उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने इस अवसर पर भारत सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। इस प्रकार गांधी जी ब्रिटिश सरकार के पूर्ण सहयोगी थे। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वराज्य नहीं दिया। इससे गांधी जी को निराशा हुई, लेकिन गांधी जी ने अपनी सहयोगी नीति को नहीं छोड़ा। 1919 के सुधार अधिनियम से सभी राष्ट्रवादी असंतुष्ट थे, लेकिन गांधी जी परीक्षण के तौर पर उसे कार्यान्वित करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने पत्र यंग इंडिया के एक अंक में लोगों से अपील की कि इन सुधारों को सफल बनाने के लिए कार्य करें, किंतु इसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसमें गांधी जी असहयोगी बन गए, और वे प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। पहला है रोलेट एक्ट। ये क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी दल अत्यधिक सक्रिय हो गए थे। इनको कुचलने के लिए सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम पारित किया। युद्ध समाप्त हो चुका था, इस अधिनियम की अवधि भी समाप्त होने वाली थी, किंतु अंग्रेज नौकरशाही क्रांतिकारियों तथा उग्र विचार के राष्ट्रीय नेताओं को दबाने के लिए इस कानून को किसी न किसी रूप में रखना चाहते थे। अतः अंग्रेजी सरकार ने 1918 में न्यायाधीश रूलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे क्रांतिकारी गतिविधियों की रोकथाम के लिए उपाय बताने को कहा गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1919 में भारत सरकार ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए, जो पारित होने के बाद रूलेट एक्ट के नाम से विख्यात हुए, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर संदेह मात्र होने पर उसे बंदी बनाया जा सकता था, बिना मुकदमा चलाए उसे चाहे जितने समय तक जेल में रखा जा सकता था, अथवा गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश में कोई विशेष क्रांतिकारी आंदोलन नहीं चल रहा था, अतः इस प्रकार इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। विधेयक प्रस्तावित होते ही गांधी जी ने घोषणा की कि यदि ये कानून पास कर दिए तो कानूनों का विरोध करने के लिए वे सत्याग्रह करेंगे। सरकार अपनी तानाशाही कब छोड़ने वाली थी? सरकार ने भारतीय नेताओं के विरोध की उपेक्षा करके 21 मार्च 1919 को इस कानून को लागू कर दिया। महात्मा गांधी ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया। महात्मा गांधी ने लोगों को 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के लिए आह्वान किया और 6 अप्रैल को सारे देश में हड़ताल रखी तथा जुलूस निकाले गए। दिल्ली के जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया। यूरोपीय सैनिकों ने उन पर गोली चलाने की धमकी दी और
गांधी जी को सरकार का नोटिस मिला कि वह दिल्ली और पंजाब में प्रविष्ट न हो। गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अतः पलवल हरियाणा में गांधी जी को गिरफ्तार करके उन्हें वापस भेज दिया गया। दूसरे पॉइंट में हम बात करें तो वो जलियांवाला हत्याकांड था। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की खबर से सारे देश में बिजली की तरह फैल गई। अमृतसर में भी उत्तेजना फैल गई। जनता के असंतोष को व्यक्त न होने देने के लिए 1919 को अप्रैल 1919 में अमृतसर के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे और उत्तेजना फैल गई और अमृतसर के जलियांवाले बाग में भीड़ ने अपने नेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की कोठी की तरफ बढ़ना शुरू किया। सैनिक अधिकारियों ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया और न रुकने पर गोली चला दी। फलस्वरूप 2 व्यक्ति मारे गए। भीड़ ने मरे हुए व्यक्तियों को कंधों पर डालकर जुलूस निकाला और मार्ग में भीड़ ने नेशनल बैंक के भवन में आग लगा दी और एक यूरोपियन मैनेजर की हत्या कर दी। भीड़ में कुल 5 अंग्रेजों की हत्या कर दी गई और कुछ भवनों में आग लगा दी गई। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर उपद्रवियों पर नियंत्रण करने के लिए अमृतसर पहुंचा और 12 अप्रैल से लोगों को धड़ाधड़ बंदी बनाने लगा। 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक आम सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायर ने इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, किंतु सभा पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस नगर में अच्छी तरह नहीं घुमाया गया और हजारों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। जब लोग इकट्ठे हो गए तब डायर ने 200 भारतीय और 50 अंग्रेज सैनिकों को लेकर जलियांवाला बाग में पहुंचा। अपने साथ मशीन गन भी ले गया, किंतु वह इस मशीन गन को अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि जलियांवाला बाग में एक ही रास्ता था और इतना तंग था कि मशीन गन अंदर नहीं जा सकती थी। सभा में लगभग 8-10 हजार व्यक्ति उपस्थित थे और सभा की कार्रवाई पूर्णतः शांतिपूर्वक चल रही थी। इसमें केवल डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू गांधी जी की रिहाई की मांग की जा रही थी और रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलाई और गोलियां चलाना तभी बंद किया जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार गोलीकांड में 400 व्यक्ति मारे गए और 2000 व्यक्ति के बीच घायल हुए। इसमें संदेह नहीं कि घायल और मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से अधिक थी। इस हत्याकांड से समस्त देश में असंतोष और घृणा फैल गई। सरकार और कांग्रेस ने पृथक पृथक इस कांड की जांच के लिए समितियां नियुक्त की। सरकार की ओर से हंटर समिति नियुक्त की गई और हंटर कमेटी के सामने बयान देते हुए जनरल डायर ने स्वीकार किया कि उसने लोगों को तितर बितर होने का आदेश दिया था, किंतु उस आदेश को देने के बाद 2 या 3 मिनट में गोली चला दी। स्पष्ट है कि 2 या 3 मिनट में 10-8 हजार की भीड़ तितर बितर नहीं हो सकती थी और जनरल डायर को किसी तरह से बचा लिया गया। अंग्रेज सरकार की अत्याचार अमृतसर नगर तक सीमित नहीं रहे। लाहौर, गुजरांवाला, कसूर और अन्य स्थानों पर भी ऐसे अत्याचार किए गए जो खून को जमाने वाले थे और इस तरह से इन सब बातों ने राष्ट्रवादियों के जले पर, हृदय पर नमक का काम किया और कांग्रेस ने पंजाब के अत्याचारों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को उचित दंड देने तथा मृत व्यक्तियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। सरकार ने इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम राष्ट्रीय संवैधानिक आंदोलन के बारे में और बात करेंगे।